the session was scheduled, but it was not communicated. So there was some problem at our team's end. So they had not put the session in the schedule. And वो तो मैंने सुबह पूछ लिया कि स्टूडेंट्स को सी साइड कम्युनिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. एंड देन दे रिस्पॉन्डेड बिकॉज शेड्यूल बनने के बाद द सेशन वाज क्रिएटेड. So online students, am I audible, everybody? Okay, so we are starting CSAT. The classes will start from next week onwards. And today is the orientation of CSAT. Or CSAT, see, I'm an aspirant also from because मैं भी आपके साथ fight मारता हूँ. And what I have seen the last 3 years have been very different for CSAT as a paper. 2023 का जो पेपर मैंने देखा तो I was surprised with the level of the toughness which was there. आपको डरा नहीं रहा हूँ बट CSAT is definitely a game changer even for aspirant जिनकी तैयारी अच्छी है. अगर आपका CSAT नहीं निकलता है it is something, it is very unfortunate. If your preparation is good, आप CSAT नहीं निकाल पाते हो, it is unfortunate. प्रीलिम्स निकल जाता है एंड मेंस में आपका हिंदी का पेपर नहीं निकलता है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ऐसा भी होता है. आई नो लॉट ऑफ पीपल दिस ईयर जिनका श्योर शॉट था प्रीलिम्स और उनके प्रीलिम्स में नंबर भी आए थे बट CSAT नहीं निकल पाया. सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग हाउ द पैटर्न ऑफ द एग्जाम इज चेंजिंग. क्या पेपर का टफनेस बढ़ने के बाद भी हम लोग निकाल सकते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन वन शुड बी आस्किंग. सेकेंड पार्ट इज कि हमें करना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी मिनिमम वी शुड बी डूइंग टू क्रैक दिस पार्ट. आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा व्हाई आई एम हियर, आई एम डिस्कसिंग दीज थिंग्स. बिकॉज when the paper of 2023 came or 21 or even 22, जब 3 साल के पेपर मैंने देखे तो आई कुड सी इवन 18-19 में भी पेपर टफ होता था. बट दिस ईयर और लास्ट 2 इयर्स में ऐसा हुआ कि ऑप्शनल्स जो ऑप्शंस थे और टफ हो गए हैं. एलिमिनेशन इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द पिक्चर. The conceptual understanding has to be very good. Accuracy has to be on the higher side. और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी लास्ट ईयर के दिखाऊंगा अभी. I'll show you some 5-6 questions which had come. So अगर अगर मुझे CSAT निकालना है तो कुछ बातें, is it doable? Answer is yes. If you are from engineering background, maths background, आपको आपका निकालने का चांस ज्यादा है, हाँ, बट फिर भी विदाउट प्रैक्टिस यू कांट क्रैक इट. देन ट्रिकी है, कॉन्सेप्चुअल है. सिलेबस को अगर देखेंगे तो CSAT का पेपर इतना टफ नहीं होना चाहिए. तो UPSC इज ट्रिकिंग अस. सो लेट्स सी द सिलेबस ऑफ CSAT. तो अगर हम CSAT का सिलेबस देखते हैं तो पहले तो ये दिन याद रख लेते हैं, इसी दिन एग्जाम देना है. वी हैव नॉट मोर देन 5 months. ठीक है, कितना महीने हैं अभी? 5.5 month. एंड क्वालिफाई तो करना ही है, दैट इज मस्ट. और इसीलिए हमको तैयारी अभी से स्टार्ट करना होगा. पहले आई यूज टू टेल कि यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन इज मार्च ऑल्सो. फेब मार्च की होती थी तो निकल जाता था. आई रिमेंबर व्हेन द फर्स्ट टाइम CSAT केम इन 2011, वो मैंने अटेम्प्ट दिया था. तो मैं तो मतलब 10 दिन 15 दिन पढ़ के CSAT देने चले गए थे और निकल भी गया था. 110 स्कोर आया था. बट उस टाइम का पेपर और अभी के पेपर में फर्क है. बिकॉज इफ वी सी द करंट पेपर तो मैं खुद 3 महीना मेहनत करूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस. ठीक है. नाउ पीपल कमिंग फ्रॉम द नॉन साइंस बैकग्राउंड, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, उनके लिए ये सेशन ज्यादा जरूरी है. वैसे तो सभी के लिए है बट पीपल हु कम फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, जिनको मैथ्स का फोबिया है, फियर है. नाउ बिफोर गोइंग अहेड, कितने लोग यहाँ पर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड? कितने लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं? ओके ओके, फेयर इनफ. ठीक है ठीक है. नाउ सो आपको कम से कम 300 घंटे 350 घंटे इस पेपर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स एवरेज 3 आवर 2 आवर 3 आवर आपको देना होगा इफ यू वांट टू क्रैक दिस पेपर. अगर ये ट्रेंड मेंटेन होता है तो
काफी कुछ हल्ला हुआ है पिछले 2 सालों में, लास्ट ईयर तो बहुत हल्ला हुआ, मे बी सी सैट दिस माइट बी इजी बट वी कांट टेक चांसेस. So the first you have to see the syllabus of the CSAT. Then we'll go in the sections. कौन से questions कहाँ आते हैं. We'll see the previous year questions. Previous year question का analyze करना है. मैं आपको last year कुछ questions को दिखाऊंगा. Then what should be the study schedule? Let's say हम 5 month का एक window बनाते हैं. That 5 month हमें CSAT तैयारी करनी है. 5 months effectively 150 days. And then हमारा revision और practice कैसे होना चाहिए. Now if you see the syllabus of CSAT का syllabus बहुत ही सीधा और simple है. Comprehension, okay, personal interpersonal skills and communication skills, logical LR, analytical ability, decision making, problem solving, GMA, gentleman and basic numeracy. अगर आप इन 3 पॉइंट्स को, लास्ट 3 पॉइंट्स को देखते हो तो सीसैट में है बेसिक न्यूमरेसी, ये क्या लिखा है, क्लास 10th. डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10th. इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 10th. बट व्हेन आई सी द पेपर तो इसमें कैट लेवल के क्वेश्चंस हैं. व्हेन आई सी द क्वेश्चन इट हैज लॉट ऑफ डेप्थ. तो जब आप इस स्टेज पे जाते हो तो क्या करें. Now we can only question the UPSC, we can't do anything. अब वो जो पेपर बना रहे हैं, they are making this paper difficult because they want people to study this paper and people who are serious aspirants should be clearing the first stage. Prelims is a elimination round. यहाँ पर आपके साथ कोई उनकी जो है कोई भी कह लीजिए इमोशंस और कंपैशन जुड़ा नहीं है. They are eliminating the people and they are just allowing people. यानी रिजेक्शन राउंड है फर्स्ट स्टेज. तो सीसैट इज अ प्योरली रिजेक्शन राउंड. और 14,464 लोगों ने लास्ट टाइम प्रीलिम्स निकाला था. किसी तरह से उनका प्रीलिम्स निकल गया है. देयर वर सम पीपल, इनकी तैयारी अच्छी भी रही होगी उसमें. तो आई हैव टू बी इन दैट नंबर नेक्स्ट ईयर. सो एज अ स्टूडेंट यू शुड बी आस्किंग फ्रॉम योर साइड कि मुझे क्या करना है. और मैं आपको पहले ही आगाह कर दे रहा हूं दैट पीपल हु आर टारगेटिंग 24, 25 भी जो टारगेट कर रहे हैं उनको भी सीसैट को हल्के में नहीं लेना चाहिए. अगर आप सीसैट के लिए आपने अपनी कमर नहीं बांधी है, कमर नहीं कसी है, तो अब कसना शुरू कर दीजिए. इनफैक्ट मुझे खुद लगता है कि मैं 10 दिन लेट हूं. वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम द 1st December itself. सो इफ वी सी द पेपर ऑफ सीसैट, तो सीसैट का पेपर जो है वो ट्रिकी है. देखते हैं. कॉम्प्रहेंशन, रीजनिंग, ये हमारे सेक्शंस है मेनली. 3 अदर एरियाज व्हिच आर देयर. कॉम्प्रहेंशन मीन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. एक पैसेज आएगा, यू विल रीड द पैसेज, इंटरप्रेट एंड चूज दैट. उसमें क्रिटिकल एस्पेक्ट भी आता है, क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट भी कुछ आता है. रीजनिंग के बहुत तरीके होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ, आई विल गो इनटू सब सेक्शंस आल्सो कि रीजनिंग कहां कहां से आती है. देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. इसमें कई सब सेक्शंस भी होंगे. एंड विल आल्सो सी द ट्रेंड ऑफ लास्ट 5 ईयर, कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन टॉपिक कॉल्ड डिसीजन मेकिंग. नाउ व्हेन यू सी डिसीजन मेकिंग, मुझे याद है कि हम लोग के टाइम डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चंस आते थे, राइट. मैंने तो उसको टेबल से हटा दिया है बिकॉज पिछले 5 साल में डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है. इंटरपर्सनल स्किल से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है. देयर आर सम पार्ट्स ऑफ सिलेबस जो यूपीएससी पूरा पूरा स्किप कर देता है, वहां से क्वेश्चन ही नहीं देता है बिकॉज उन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर. सो इफ यू ट्राई टू सी, पहला है बेसिक मैथ्स एंड न्यूमरेसी. इसको क्यूए बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं. और अगर इस सेक्शन को आप देखोगे तो इस सेक्शन का वेटेज पहले जो है थोड़ा कम था, बाद में ये बढ़ना स्टार्ट हो गया. एंड इस पे जो क्वेश्चंस का टफनेस लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ा है. इन द लास्ट 5 ईयर दिस सेक्शन इज गेटिंग टफर. बट टफर का मतलब क्या है. इफ देयर आर 40 क्वेश्चंस, अगर सीसैट में 40 आपके क्वांट में अगर 40 क्वेश्चन आते हैं इफेक्टिवली, तो क्या सारे के सारे 40 टफ है? आंसर इज नो. इफ 40 आ देंगे तो उसमें से आप 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मॉडरेट टू इजी हो सकते हैं. So as an aspirant, what you have to do, you have to identify the easy questions and doable questions. Because हमें वो मैजिकल नंबर है 27 का, उसमें पहुंचना है. 80 में से 33% आपका क्वालिफाइंग है, दैट मींस 27 मार्क्स आपको लेकर आना है इफेक्टिव, इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग. तो वी शुड डिस्कस कि थ्रेशोल्ड अटेम्प्ट कितने होने चाहिए. यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ कि भी सेक्शंस में मेरा कंफर्ट जोन क्या है. People who come from a background of English, उनको RC में आसानी रहती है. People who come from the background of maths and reasoning, they have a better understanding of this section.
तो हर इंडिविजुअल का अपना स्ट्रेंथ वीकनेस है. आई हैव फाउंड मेनी पीपल हु आर नॉट गुड इन मैथ्स बट दे आर गुड इन रीजनिंग. उनका रीजनिंग वाला पार्ट अच्छा है. आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आरसी में आपको एडवांटेज मिल सकता है. बट एज अ मेंटर आई वुड एडवाइज दैट हर सेक्शन में हमें एक बेसिक प्रोफिशिएंसी को डेवलप करना है. इफ यू सी दीज सेक्शंस, अब जैसे इसमें एक एरिया है डेटा सफिशिएंसी. डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है कि देयर इज अ क्वेश्चन एंड दे विल गिव यू ऑप्शंस, और एक ऑप्शन दे देंगे डेटा सफिशिएंट नहीं है टू अराइव एट द राइट आंसर. नाउ इट इज अ ट्रिकी पार्ट बिकॉज यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन. फिर आपको ये भी जज करना है कि सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा. सो दे आर चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन. आपका जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे चेक कर रहे हैं. द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाई दिस पेपर इज इंपॉर्टेंट. सी सैट यूपीएससी का मानना है, या फॉर दैट मैटर एनी कंट्री एनी कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड, दे हैव अ बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट वो लेते हैं. दे वांट टू सी यू एज थिंकिंग पर्सन. आपकी बेसिक मैथमेटिक्स एबिलिटी, थिंकिंग कैपेसिटी, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग करना होगा तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए. दे वांट टू चेक दैट. सो इफ यू सी द क्वेश्चंस दैट हैव कम इन द लास्ट यू कैन से 12-13 ईयर, तो ये सेक्शन का सेग्रीगेशन है. आई विल शेयर दिस पीपीटी आफ्टर द क्लास. नाउ हियर इफ यू सी देयर इज अ कंसिस्टेंटली द क्वेश्चन. आधा पेपर जो है आपका आरसी से आता है, जो अभी धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया है. पहले क्या आते थे, देयर यूज्ड टू बी वन बिग आरसी और उसमें से 3 सवाल होते थे. एक आपका पैसेज होता था एंड दे यूज्ड टू बी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन. आपको पैसेज समझ में आ गया तो आप यू विल बी एबल टू सॉल्व. 3 में 4 में से 3 सही हो गए. अब क्या करते हैं, छोटे छोटे पैसेज बना दिए. 100 वर्ड का एक पैसेज और हर पैसेज का एक क्वेश्चन. सो प्रैक्टिकली यू आर अटेम्प्टिंग 26, अब यू आर अटेम्प्टिंग 26 पैसेजेस. यहाँ पे शायद 8 पैसेज हम करते थे और सडनली हम 26 पैसेज कर रहे हैं, बिकॉज इन एवरी पैसेज 4 to 5 क्वेश्चन होते थे. तो आपके पास you have to put more effort in the same passage, because हर पैसेज अलग है, तो हर पैसेज को पढ़ के इंटरप्रेट करना है, and you have to arrive at the answer. तो what UPSC is doing that they are tricking you with the same, उसी पैटर्न में चॉइसेस कम कर दिया. एलिमिनेशन पहले होता था, वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है. So there are certain things that they have done in the last 3-4 years, and this is a caveat for everybody, even for people who from science background. I know people who are IITian, उनका CSAT नहीं निकला है because उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया. I know people who are from maths and science background, उनका CSAT इसलिए नहीं निकला because they were casual. I know students जिनका prelims 2 बार निकला था but तीसरे बार नहीं निकला because उन्होंने CSAT को हल्के में ले लिया. अरे हो जाएगा CSAT. तो we can't take chances. Now if we have to see, तो ये हमारे मेनली सेक्शंस है. मैथ्स, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा को ग्राफ, बार, चार्ट, पाई, उसमें डेटा को क्यों हम एनालाइज करते हैं, उसको डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं. डेटा इन सफिशिएंसी यानी बेसिकली ऑप्शंस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होते हैं और उसके बेसिस पर आपको ये बताना है कि डेटा सफिशिएंट है या नहीं है. दे विल गिव ऑप्शंस ऑफ आंसर आल्सो, और उसमें एक वर्ड होगा डेटा इज इनसफिशिएंट. तो मे बी इट इज वन लेवल ऑफ द बेसिक. इट हैज अ मिक्स ऑफ एलआर और मैथ्स, दोनों के मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं. लॉजिकल रीजनिंग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. आपने लॉजिकल एलआर के सवाल लगाए होंगे, अभी हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे. एंड आरसी इज ऑफ कोर्स यू हैव टू अटेम्प्ट अ कॉम्प्रिहेंशन. अगर इसमें अगर आप देखोगे लास्ट 3 इयर्स में डेटा सफिशिएंसी पे सवाल जो है आए हैं, 5 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस एंड अगेन 5 क्वेश्चंस. सो डेटा सफिशिएंसी जो है वो थोड़ा सा आपका ट्रिकी पड़ जाता है. तो लेट मी शेयर सम इंफॉर्मेशन. 2017 में जो मैंने रिसर्च किया उसमें देखा द फोकस वाज ऑन आरसी एंड रीजनिंग. ठीक है. 2018 में डेटा इंटरप्रिटेशन वाज एडेड. अब डीआई थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है, रिलेटिवली, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन आल्सो. प्लस यहां पर विजुअल रीजनिंग भी आ गया. 2019 इफ यू ट्राई टू एनालाइज दिस पेपर, तो डेटा सफिशिएंसी वापस आया. पहले बीच में कई साल तक डेटा सफिशिएंसी नहीं था. सो डेटा सफिशिएंसी was was brought back.
2020 की बात करें, सो सॉरी ये 20 है, दिस इज 21। 21 की बात करें तो यहां पर असर्शन रीजन ऐड किया गया। असर्शन रीजन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, यू हैव टू सी द स्टेटमेंट, रीजन उसको समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है, यू हैव टू अराइव एट अ कंक्लूजन। सो इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होता है, सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू रीड एंड इंटरप्रेट इट। ठीक है, 2022-23 में फिर से डेटा सफिशिएंसी वाज एडेड। नेचुरली इन इन टॉपिक्स को तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे वो पढ़ाएंगे। वी हैव 4 फैकल्टीज हैं, 2 सईद जो है मेनली क्लास लेते हैं मैथ्स की, एंड वी हैव वन मोर फैकल्टी, वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। देन इंग्लिश में वी हैव वीरेंद्र सर हैं एक, जो वो क्लास लेते हैं। नाउ दीज आर पीपल विद सीसैट बैकग्राउंड, और वो कैट बैकग्राउंड में भी ये लोग, दे हैव अ वाइड एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स 12 इयर्स। तो ये लोग क्लास लेंगे तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, दे विल अज्यूम दैट आपको जीरो नॉलेज है, बट आपको प्रैक्टिस बहुत करना होगा। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड इफ यू वांट टू क्रैक दिस फेज। अब इन सेक्शंस को जब आप पढ़ोगे तो इसकी क्लैरिटी आएगी, अभी तो सिर्फ एक आइडिया लग रहा है। नाउ लेट मी शेयर, अगर हम 2023 सीसैट की बात करें तो मेरा ये मानना था दैट आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल और इजी भी थे, बट उसको उस क्वेश्चन तक पहुंचना था, यू हैड टू रीच टू दैट क्वेश्चन। बिकॉज आपने अगर एक टफ क्वेश्चन लगाया और वो टफ क्वेश्चन नहीं निकला, आप परेशान हो गए, यू केम अंडर प्रेशर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इजी था तो वो भी गलत हो गया या फिर नहीं निकल पाया। सो व्हाट एज अ स्टूडेंट यू हैव टू लर्न ओवर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स ऑफ टाइम, दैट आपको टफ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, और मॉडरेट क्वेश्चन, अच्छा इजी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके तो करना ही है, और मॉडरेट क्वेश्चन को निकालने की एबिलिटी डेवलप करनी है। बिकॉज इजी क्वेश्चन 30 नहीं होंगे, 10-12 होंगे, 15 होंगे। अब 15 तक आप पहुंच जाते हो, 15 मतलब लेट्स से मैं आपको इजी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आप 15 तक पहुंच जाते हो, अब 12-13 नंबर और लेके आना है जो कि चैलेंज है, एंड हियर यू हैव टू प्ले अमंग द मॉडरेट्स। 80 में से 30 क्वेश्चन तो टफ ही है, यानी आपको उसको एलिमिनेट ही करना, उसको छूना ही नहीं है। अब the only thing is that how do you arrive at those questions, because questions कई बार पढ़ने पे समझ में नहीं आता है कि वो टफ है इजी है, बट when you practice a lot, जब आप प्रैक्टिस करते हो मैथ्स को, रीजनिंग को, you come to a conclusion that this question is easy or this question is doable। वो आपका इंटरप्रिटेशन तब डेवलप होगा जब आप when you'll solve mocks, you'll solve MCQs, और बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड यूपीएससी इज ऑफ कोर्स द पीवाईक्यूज। तो इन पूरे सेक्शंस को अगर आप देखोगे तो पेपर एवरेज अगर लास्ट 3-4 इयर्स का देखें तो पेपर ऑन ऑन इन जनरल इज फ्रॉम मॉडरेट टू टफ है, यानी एवरेज पेपर मॉडरेट है, एंड पीपल हु आर फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड उनके लिए वो टफ माना जाएगा। पीपल हु आर फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड, मैं रीजनिंग की बात, रीजन मैं मैथ्स की मेनली बात कर रहा हूँ, बिकॉज रीजनिंग एंड इंग्लिश इज ओके। तो मॉडरेट भी उनके लिए थोड़ा हैवी पड़ जाता है, and thereby it is imperative on your part that you make a plan, study, identify the areas, और हर सेक्शन में एक बेसिक प्रोफिशिएंसी हमें डेवलप करना है। ओके, सो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भी हमारा जो कवरेज है पेपर का उसमें हम हर सेक्शन में, अगर कोई सेक्शन टफ है तो आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेक्शन टफ है, एंड देयर बाय यू रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन दैट एरिया। तो एज एन एस्पिरेंट आपको यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिनेरियोज कि भी एक ऐसा एरिया है जहां आई एम कंफर्टेबल, दिस इज एन एवरेज एरिया, मॉडरेट सेक्शन पे है, एंड दीज आर डिफिकल्ट एरिया जिनको हम टच नहीं करेंगे। इफ यू आस्क मी व्हाट इज द गुड अटेम्प्ट, आई वुड से डोंट क्रॉस 50। 50 को कभी क्रॉस ही मत करिए, 50 का बाउंड्री डिसाइड कर लीजिए, बिकॉज यू जस्ट हैव टू गेट क्वालिफाइंग, आपको 100 नंबर नहीं लाना है, यू हैव टू गेट 67 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो 1/3 इज द नंबर दैट यू हैव टू रीच। हम लोग के टाइम आ जाता था, आज भी बच्चे देते हैं तो उनका, आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनके 80, 85, 90 आ रहे थे, उनका सीसैट नहीं निकला। खैर,
तो विल हैव टू कम टू ऑल दैट एरिया। पहले बात करते हैं आरसी की। आरसी द फर्स्ट सेक्शन नॉर्मली आपका आरसी से स्टार्ट होता है। पहले क्या करते थे, आरसी स्टार्टिंग में पूरा देते थे या एंड में देते थे, डिपेंड। वी हैव सेट ए, सेट बी, सेट डी, सेट सी एंड सेट डी, तो हर सेट का अपना अपना होता है। बट इन जनरल यू व्हाट वी सॉ अर्लियर दैट आरसी एक साथ होता था। अभी क्या हो रहा है, 3 आरसी के सवाल दे दिए, फिर रीजनिंग का आ गया, फिर मैथ्स का आ गया, फिर 3 आरसी के दे दिए। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा क्रोनोलॉजिकली स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट करेगा। कुछ लोग अपना बुद्धि लगाते हैं, बीच से स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सेट है उसमें पहले 10 क्वेश्चन टफ है, और आप पहले 10 क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करते हो एंड सडनली 11वें पे समझ में आता है अरे बहुत सारा टाइम चला गया, आप डीमोटिवेट हो गए। आई रिमेंबर व्हेन आई गेट माय फर्स्ट प्रीलिम्स, तो पहले 10 सवाल निकले ही नहीं थे, 11वें पे 11वां क्वेश्चन समझ में आया था ये निकल रहा है, तो कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई थी। देन आई रिकलेक्टेड माय सेंस एंड सेड ओके पेपर टफ है, ये पता चल गया। सिर्फ मैं ही पानी नहीं पी रहा हूँ, बाकी सारे भी पानी पी रहे हैं। तो यू ब्रॉट योर कंपोजर बैक एंड यू सेड ठीक है अभी टफ है तो क्या करें, इसी टफ में से इंटरप्ले करके आइडेंटिफाई द इजी वंस एंड रीच देयर। तो ये मेंटल एटीट्यूड आपके प्रिपरेशन में डेवलप करना होगा एंड दैट विल कम थ्रू प्रैक्टिस। पेपर टफ है इजी है, तो ये तभी आप एनालाइज कर पाओगे जब पेपर के बारे में आपने उसकी तैयारी कर रखी है। अदरवाइज अगर मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग का ऐसे सवाल दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा टफ है या इजी है, बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस इनफ। ओके, सो एवरेज 25 to 30 क्वेश्चंस विल बी देयर। और यहां पर डिफिकल्टी टफ टू मॉडरेट है, मतलब डिफिकल्टी अच्छा खासा है, मतलब ऑन एन एवरेज क्वेश्चंस आर मॉडरेट और टफ, इजी नहीं आते हैं यहाँ पे। देयर आर नो डायरेक्ट क्वेश्चंस। आप जब आरसी को पढ़ोगे तो लगेगा कि ऑप्शंस और आरसी में एक गैप है, आंसर पे पहुंचने पे आपको मेहनत करना पड़ रहा है। एंड यू हैव अ विंडो ऑफ 1.5 मिनट, 1.5 मिनट का विंडो है, पढ़ना भी है, समझना भी, इंटरप्रेट करना है एंड अराइव एट राइट आंसर। बट उसका एक ट्रिक होता है, मैकेनिज्म होता है, आप जो प्रैक्टिस करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। ओके, नॉर्मली टॉपिक्स एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये फेवरेट टॉपिक्स हैं। एक और प्रॉब्लम है इन टॉपिक्स में, द प्रॉब्लम इज दैट आरसी के अंदर जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो यू हैव अ प्री कंसीव्ड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट यू आर कैरिंग, सब्जेक्ट के बारे में, इश्यूज के बारे में, आपको इकोनॉमी की चीजें पता हैं। अब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेट्स से आपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रखा है, यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ हाउ वैक्सीन्स वर्क, लेट्स से, और वैक्सीन पे एक आर्टिकल दे रखा है और उस पर एमसीक्यू, उस पर आरसी बना रखा है, लेट्स से, एंड यू अराइव एट ऑप्शन, बट वो ऑप्शन जिस पे आप अराइव कर रहे हो वो स्टेटमेंट में नहीं है बट आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, तो यू माइट से दैट दिस इज द राइट आंसर। बट एक्चुअली जो आरसी में लिखा है हम उसी को इंटरप्रेट करेंगे। आई विल, मेरी जो अपनी नॉलेज है उसको मुझे साइड करना होगा। आई कांट कैरी माई बायस एंड माई इंफॉर्मेशन नॉलेज इन सॉल्विंग द आरसी, यानी जितना आरसी में लिखा है आप वहीं से इंटरप्रेट करके यू हैव टू अराइव एट द राइट आंसर। ये कॉमन मिस्टेक एस्पिरेंट्स करते हैं, बिकॉज अरे इकोनॉमी तो हमें आती है, इन्वायरमेंट तो हमें आता है, तो ये होगा, अरे ये तो होगा, बट ये कैसे होगा, ये तो आरसी के पैसेज में ही कहीं मेंशन नहीं है। सो दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स व्हिच एस्पिरेंट्स आर फेसिंग। एवरेज 100 वर्ड्स, 120 वर्ड्स के छोटे छोटे आरसीज आते हैं, पढ़ने में 1 मिनट चला जाता है, फिर इंटरप्रेट करने में चला जाता है, तो पता चला आरसी आप जो कर रहे हो तो आपको 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट चला गया। अच्छा, मैंने कहा कि भाई नंबर ऑफ जो आपके अटेम्प्ट्स है, मैं गुड अटेम्प्ट इफ आई से, और इस पे फिर हम अभी वापस आएंगे, कितना हो गुड अटेम्प्ट, 45 to 50, ये गुड अटेम्प्ट है। अगर आप 45 से नीचे जाते हो द चांसेस ऑफ यू क्रैकिंग सीसैट इज ऑलमोस्ट निल, ऑलमोस्ट निल, क्योंकि यहां पर एक्यूरेसी हैज टू बी हाई। एक्यूरेसी आपकी अच्छे दिन भी एक्यूरेसी कैन नॉट बी मोर देन 75%। अगर आपका 45 अटेम्प्ट है, अगर मान लीजिए, और एक्यूरेसी आपकी 75% है, तो कितने क्वेश्चन सही होंगे? 36 मान लेते हैं, तो 9 आपके गलत हो गए। 9 मतलब -3, 36 -3 कितना होगा? अब मान लीजिए आपने 40 अटेम्प्ट किए हैं, या मान लीजिए 42 किए हैं, और आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने सही होंगे और कितने गलत होंगे? 42 में 75% कितना होगा? 50% 21 हो गया,
तो 10 हो गया, ठीक है ना। 31 सही हो गए, गलत कितने हुए? 11 माइनस 3.66 कितना हो गया? 31 माइनस 3 इज 28, 28 माइनस 0.66 इज 27.33। एक सवाल ऊपर नीचे हुआ, कंपटीशन से बाहर। और आपका 75% से ऊपर एक्यूरेसी होने की संभावना बहुत कम है, बहुत मतलब ऊपर होने की संभावना बहुत कम रहती है। आई हैव फाउंड वेरी फ्यू पीपल हु हैव एक्यूरेसी मोर देन 80%। होता है, ऐसा नहीं कि, इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। मैं आपको बताऊं, आपने सिर्फ बेसिक सोर्सेज कर रखे हैं, बट आपने एमसीक्यूज का प्रैक्टिस अच्छे से कर रखा है, यू हैव अ हायर चांस ऑफ स्कोर। बिकॉज आपको गलतियां ना करने की तरीका मिल जाता है कि गलतियां क्यों नहीं कैसे करना है। सो 45 इज द मिनिमम अटेम्प्ट आई हैव टू डू। तो मुझे बस मान के चलिए कि मुझे 45 अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट ईयर अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन, उसका अटेम्प्ट था 41। जब वो पेपर देके उसने मुझे कॉल किया तो कहा सर 41 अटेम्प्ट है। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा लो। कहा सर एक्यूरेसी शायद निकल जाएगा, एक्यूरेसी ठीक है। मेरे मन में आया कि नहीं, 62 या 63 स्कोर पे अटक गया था। प्रीलिम्स आराम से निकल रहा था। तो होता क्या है कि जब आप, सर वो पैनिक कर गए, वो थोड़ा सा प्लानिंग डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा ये हो गया, बिकॉज द प्रेशर इज पुटिंग ऑन यू। बट जब इजी क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, उनको सॉल्व कर लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर हो जाता है। ठीक है, सो विल कम टू ऑल दैट। स्क्रीन फ्रीज हो गया, ओके। अच्छा लग रहा हूँ फ्रीज में। ओके नाउ इट्स ओके, इज इट ओके गाइस? ओके, ओके। मिनिमम कितने आरसी जब सॉल्व करो तो मिनिमम 200-250 आरसी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे मिनिमम। इससे ज्यादा सॉल्व करेंगे, बट मिनिमम। मतलब टेक्निकली देखा जाए तो अगर 1 आरसी की हम बात कर रहे हैं, तो आई वुड से दैट सॉल्व 250-300, so that you learn the trick of that. Reading speed is very important. Reading speed with assimilation, पढ़ते टाइम इंटरप्रेट करना और समझना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी। जब एडिटोरियल्स पढ़ते हैं रेगुलर, व्हेन यू रीडिंग न्यूज़पेपर्स, तो ये आपको इनडायरेक्टली हेल्प करता है, बिकॉज आप पढ़ने की एबिलिटी डेवलप करते हो। ठीक है, ओवर द इयर्स दिस सेक्शन इज गेटिंग ट्रिकी। क्वेश्चन मेनली फ्रॉम हॉट टॉपिक्स, पैसेज आर स्मॉल एंड टेक्स टाइम टू ग्रास्प। सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस। सो हाउ मेनी, कितने लोग ए हैं यहाँ पर? आप आंसर्स, हाउ मेनी ए? So I've got answer from Aditya. Answer is A. Misbah A. What about others? A. A कितने कितने लोग B हैं यहाँ पे? Okay. कितने लोग C हैं? And how many D? Okay. The answer is A. अगर आप ऑप्शन से इसको कोरिलेट करोगे तो मतलब कुछ ऑप्शन तो देख के लगे कि ये तो कहीं से भी, मतलब आपने खुद अज्यूम कर लिया है इसमें कि आंसर ये होगा। यू हैव मेड योर ओन। ए इज द क्लोजेस्ट वन। और देखोगे तो चारों को चारों ऑप्शंस जो हैं, लगेगा कि चारों ही गलत हैं। सो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज दैट यू, इसको करने में आपको 3 मिनट से ऊपर लग गए। इट टुक मोर देन 3 मिनट्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, बट इट टुक मोर देन 3 मिनट्स। सो प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है, यू विल बी एबल टू सॉल्व। पीपल हु आर एबल टू सॉल्व हियर, मे बी उन्होंने प्रैक्टिस किया थोड़ा बहुत, बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये एक आपको यूपीएससी का, इफ यू सी द, आपको ये पूरा समझ में आएगा, बट मोमेंट यू कम टू द ऑप्शन, आपको लगेगा ऑप्शन कोई क्लोज नहीं लग रहा है। आप ध्यान से देखो,
आपको ऑप्शंस क्लोज नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हमने जो आरसी पढ़ा है उसमें क्या है, उस आरसी का एक स्टेटमेंट उठा के यहाँ डाल दिया और वो आपने उसको आंसर मान लिया। ठीक है, एलआर की बात करते हैं। एलआर इज अनदर एरिया वेयर दीज आर द एरियाज विच कम इन द एलआर सेक्शन। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, स्टेटमेंट, अजम्पशन, अरेंजमेंट, फैमिली, सर्कल, डाइस। अब ये क्वेश्चन देखिए, ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन। उठाइए पेन पेपर, उठाइए पेन पेपर, उठाइए, सोचिए। एनालिटिकल कुछ, इसमें कोई तरीका नहीं है पढ़ाने का। जस्ट थिंक ऑफ दिस एंड टेल मी द आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सीसैट का मतलब, ओरिएंटेशन का मतलब ये नहीं कि पैर फैलाए और कहानी सुन रहे हैं। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस हियर। नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन, इफ यू सी दैट 11 12 13 पेपर, ऐसे क्वेश्चंस पे आपके 3 सवाल आते थे। नाउ ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, देन यू हैव टू सॉल्व इट। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द ओल्डेस्ट पर्संस। तो सॉल्व करने के बाद फिर आपको इसमें एलिमिनेट करना है कि भी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हटाएं, स्टिल आई विल बी एबल टू अराइव एट द राइट सोल्यूशन। कितने लोगों का सोल्यूशन, कितने लोगों का आंसर है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव द आंसर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव द आंसर? ओके, हाउ मेनी ए, हाउ मेनी बी, हाउ मेनी सी, हाउ मेनी डी? ओके, तो इसमें से अगर 2 स्टेटमेंट सिर्फ दिए जाएं तो आप यू कैन कम टू द कंक्लूजन। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और 2, या कौन सा 2 स्टेटमेंट दें कि आपको मालूम हो जाएगा कि ओल्डेस्ट और यंगेस्ट कौन सा है? जिनका आंसर ए है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 2 और 4, सी एंड डी। ओके, तो और ए और बी का स्टेटस तो पता ही नहीं चल रहा है सी एंड डी से। कितने लोग यही नहीं मालूम हो पा रहा है? इफ आई टेक ओनली 2 स्टेटमेंट, सी एंड एफ मान लो, या फिर कोई भी ले लो, 2 या 4 ले लो, द आंसर इज डी हियर। ऑल 5 स्टेटमेंट्स आर नीडेड टू अराइव एट द राइट कंक्लूजन। आपने 5 स्टेटमेंट यूज करके सोल्यूशन तो निकाल लिया, फिर आप वापस जाके आपको चेक करना था कि इसमें से 2 स्टेटमेंट अगर निकालूं तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। ये इजी, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ नहीं बोलूंगा, मॉडरेट बोलूंगा। अब वो छोड़ देते हैं, वो फिर हम लोग कॉमन तरीके से सॉल्व करेंगे। आई विल नॉट गो इनटू दैट अप्रोच, बिकॉज हम फॉर्मूला से यूपीएससी सीसैट नहीं निकाल सकते हैं। वी कांट सॉल्व सीसैट थ्रू फॉर्मूला। ठीक है, द आंसर इज हाउ 5 आर नीडेड। दिव्या कह रही हाउ 5। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया जाए। कितने लोग हैं? ए बी सी, A to F तक है, राइट?
खतरनाक। हाँ, एफ तक, ए टू ए इज ओल्डर देन बी, ठीक है, ए इज ओल्डर देन बी, सी और डी ऑफ द सेम एज, सी इक्वल टू डी, ई इज द यंगेस्ट, एफ इज यंगर देन डी, यानी डी, एफ इज यंगर देन डी, तो डी इज ओल्डर देन एफ, तो एफ यहां आ जाएगा, ठीक है, एफ इज ओल्डर देन ई, ठीक है, ए इज ओल्डर देन बी, आ गया, राइट, यही है, दिस इज इट, वी हैव यूज्ड। अब इसमें से स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट चाहिए होंगे टू डिटरमिन द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट पर्सन। अब अगर आप देखोगे तो एवरी स्टेटमेंट इज एक्चुअली हेल्पिंग और टेलिंग मी अबाउट वन पर्सन। अगर स्टेटमेंट वन हटा देते हैं, वन को हटा देते हैं, लेट्स रिमूव वन, कितने हैं, 3 4 है ना, तो वन को हटा देते हैं, ए को हटा देते हैं। अगर ए को हटाते हैं तो कौन सा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगा, ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और किसी, अब मान लो ए और एफ, और किसी स्टेटमेंट से विल आई गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस और नॉट। यही प्रैक्टिस हम फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। सो वी हैव टू एलिमिनेट। तो आप अगर आप केस बनाओगे तो हर केस को आपको स्टडी करना पड़ेगा। नाउ इफ आई सी और डी ऑफ द सेम एज, सी और डी अगर ये हट जाता है तो क्या इंफॉर्मेशन सी और डी के रिलेशन का किसी और से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। दैट मीन्स यू कांट अराइव एट द राइट ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, नहीं समझ में आएगा। क्यों, सही कह रहा हूं मैं। अगर कॉमन सेंस थोड़ा यूज करोगे तो समझ में आएगा कि ये सारा जो देयर आर 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 का इंफॉर्मेशन के लिए 5 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो ये फॉर्मूला बता रहे थे। खैर हम उस पे नहीं जाते हैं। तो इफ यू, आप पहले इसको सॉल्व करो, देन व्हाट यू डू, आप सिर्फ 2 स्टेटमेंट उठाओ एंड ट्राई टू सॉल्व, अराइव एट द सेम सॉल्यूशन। फिर आप 3 स्टेटमेंट सिर्फ कंसीडर करो एंड ट्राई टू अराइव एट द सेम सॉल्यूशन, देन यूज 4 एंड अराइव एट द सेम सॉल्यूशन। तो आपको वो सॉल्यूशन नहीं पहुंचेगा। दैट मींस डी इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल 5 आर नीडेड टू अराइव एट द राइट सॉल्यूशन। एक भी स्टेटमेंट आप हटाते हो तो ये जो पूरी कड़ी है इसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है, कोई इंफॉर्मेशन मिस होता है। एम आई राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मॉडरेट क्वेश्चन था, इजी नहीं कहूंगा, मॉडरेट था, लेकिन आज के जमाने में इसको इजी माना जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द करंट पैटर्न इट इज इजी। दिव्या समझ में आया बेटा? मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस से निकलेंगे। आपको ऐसे 10 20 40 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑन दैट फाइनल डे। घबराइए नहीं, प्रीलिम्स निकालना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स इज वन एरिया जो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा मांगेगा इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज। ठीक है ना? अब तो भाई ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाइए। ये तो लड्डू है। सर लंच करके आए हैं, दिमाग चलना बंद हो गया है। हाँ? और ये सीसैट का पेपर लंच टाइम पे ही होता है। आओ। आई कुड डू दिस विद मेनी ईयर्स बट मैंने बस सर लास्ट ईयर के 5-6 क्वेश्चन उठाए हैं to tell you the easy questions and the tough questions. CSAT will require understanding of basic concepts and application by solving lot of MCQs. तो आपको सॉल्व करोगे 27 के नंबर पे पहुंच जाओगे,
लेकिन फिर स्ट्रेटजी में गलतियां नहीं होनी चाहिए। Okay. Zero is written as चूर। ठीक है ना? Z+3 ABC EFGH RSTU OPQR। ठीक है, यानी सब में अब प्लेयर कीजिएगा। प्लेयर कैसे करना है, इसमें 3 ऐड कर दो। पी 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 क्यू आर एस सब में है। ठीक है ना? ओ भी सब में है, तो दिमाग दौड़, यहां एस ओ तो हटा ही दो। डी भी, डी को चेक करो, ए बी सी डी, यानी ए बहुत दिमाग लगाते हैं लोग। ठीक है, वाई इज वाई बी, तीनों में है। ई का क्या होगा, एफ जी एच, यानी ए और बी एलिमिनेट हो गए। आर का हो गया, आर का यहां है ना, यू। आंसर क्या हो गया, डी। ये इजी क्वेश्चन था। ये ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी हेर फेर कर दिया तो आप यहां से यहां पहुंच जाओगे। देखो ना, यहां देखो ना, सी भी क्लोज है, सी इज द क्लोजेस्ट वन। और ये गलती हो जाती है, स्पेशली व्हेन यू आर अंडर प्रेशर। ऐसे क्वेश्चन गलत करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, है ना? खिड़की खोलो, छत से नीचे कूद जाओ, है ना? ऐसा करना मत, कहोगे सर ने बोला था। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन एंड नीड स्पीड, बिकॉज लास्ट पे पता लगेगा। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। इजी था, दिस वाज इजी। QA. Now these are the section of the QA: arithmetic, geometry, algebra. Now I'll come to this part. ये सबसे डिफिकल्ट एरिया है, मैथ्स। कितने लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट लाइक मैथ्स एट ऑल? और मैथ्स की किताब जब क्लास 10th का एग्जाम हुआ था, उसके बाद दिल में खुशी आई थी कि इस किताब को हमें देखने का मौका नहीं मिलेगा। कितने लोग के अंदर ये फीलिंग है या थी? हाँ, ओके। व्हाट अबाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाउ मेनी ऑफ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स? स्मृति है, चलो ठीक है। मिसबा, शुभो इज देयर। चलिए, फियर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ह्यूमैनिटीज से भी सिलेक्शन अच्छे खासे होते हैं, बट अभी जो यूपीएससी का डेटा आया था, 63% पीपल हु गॉट सिलेक्टेड वर इंजीनियर्स, और ह्यूमैनिटीज से भी 21 या 22% लोग थे। उसका रीजन ये कि इंजीनियर्स बहुत तैयारी भी करते हैं, मतलब इट इज ऑल्सो बिकॉज द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग, अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर इंजीनियर्स। ह्यूमैनिटीज की भी संख्या है, लेकिन सीसैट मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैथ्स, रीजनिंग बहुत लोगों को प्रोसेस से एलिमिनेट करता है। बट अब यहां क्या करेंगे? हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? लेट्स मानिए कि आप 25 टू 40 क्वेश्चंस के रेंज में हमारा मैथ्स रीजनिंग से आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, दैट आई हैव टू सॉल्व मे बी 12 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस करेक्ट। मुझे 10-12 इसमें सॉल्व, मतलब 10 से 15 के बीच रहना है, इफ माई मैथ्स इज वीक एंड इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल। अगर यहां हम 15 स्कोर कर लेते हैं 30-40 में से भी, तो मुझे 12-13 वहां पे मेंटेन करना होगा, या 15 वहां भी मेंटेन करना होगा। तो आई हैव टू क्रॉस 30 के आसपास मुझे पहुंचना है। 30 मीन्स 30 इंटू 2.5, तो कितना हो जाएगा? 75। तो 75 नंबर तक मुझे सीसैट में पहुंचना है। सो फियर ऑफ मैथमेटिक्स जिनका है वो लोग क्या करेंगे, दे विल, इसमें वो
दे विल फोकस ऑन द इजी आंसर्स, जो टफ होंगे वो बिल्कुल सॉल्व ही नहीं करेंगे। हेवी टॉपिक्स होते हैं जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया या फिर डाइस के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चन में जो बेसिक लेवल वाले सवाल है वही सॉल्व करेंगे। जहां एडवांस आएगा आप कह देंगे भैया हम इसको देखेंगे ही नहीं। और जिनको मैथ्स आता है उनके लिए भी कह रहा हूं कि आप, कोई जरूरी नहीं कि आप सी सैट निकाल लो, बिकॉज ये सवाल आपसे भी नहीं निकलेंगे। ओके, बिकॉज देयर इज अ, हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट मैथ्स फेमिलियर लगता है थोड़ा बहुत? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेकंड कैटेगरी, समवॉट फेमिलियर? ओके, प्राची इज देयर, मृदुल इज देयर, दिव्या कह रही है कि मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व अच्छा लगता है, ब्रेन एक्सरसाइज है। चलो ठीक है। हाउ मेनी यू फील दैट यू हैव गुड कमांड ऑफ मैथ्स? गुड वाले कौन है? चलिए, कितने लोग क्लास 11 12 को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं मैथ्स की? चलो, अभी और तो करोगे तो छत छू जाएगा हाथ। ओके, सो अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। अलजेब्रा से कम सवाल हैं, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री से भी कम आते हैं, बट अरिथमेटिक इज द एरिया वेयर यू गेट मैक्सिमम क्वेश्चंस। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपका समय शुरू होता है अब, आपको 1 मिनट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, खटाक से स्टार्ट करिए। देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व। 1 मिनट का टाइमर लगाता हूं मैं। रिमाइंडर वाले क्वेश्चन कौन सी क्लास में हम लोग करते हैं वैसे सबसे पहले? अब तो बेटा सेकंड से शुरू हो गया, मेरा बेटा सॉल्व करता है रिमाइंडर का सवाल क्लास सेकंड। मैं खुद सरप्राइज हो गया, रिमाइंडर का सवाल। अरे तुम तो अभी शुरू हुए हो, मतलब तुम्हारी भी मैथ्स की पढ़ाई शुरू हुई है, अभी से रिमाइंडर की बात कर रहे हो। चलिए, योर टाइम स्टॉप्स। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया 1 मिनट में? लेट्स सी, मतलब यू हैव अराइव्ड एट द राइट आंसर। कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव द आंसर विद यू? कितने लोगों का आंसर नहीं है? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर विद यू? 1 मिनट हो गया। देखो घबराने की, देखो ऐसा नहीं है, नहीं आता है तो सीखेंगे, इट्स नॉट दैट। अब किसी का मैथ्स अच्छा है तो किसी का राइटिंग स्किल अच्छा हो सकता है, तो एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमको बैलेंस होके चलना है। सी सैट निकाल लिया और जीएस नहीं निकलेगा तो कोई फायदा नहीं, सब निकल गया, आंसर ऐसे लिखना नहीं आता है तो भी फायदा नहीं, सब कुछ कर लिया ऑप्शनल खराब हो गया तो भी फायदा नहीं, हिंदी में बाहर हो सकते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारे गड्ढे आते हैं, कहीं पैर कहीं फंस सकता है। ठीक है, हाँ। ओके, नाउ लेट्स सी, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। डिवाइड बाय 100, रिमाइंडर 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, रिमाइंडर मुझे निकालना है। तो अगर अगर हम डिवाइड, तो लेट्स सी इसमें क्या है, 85, 85, 87, 89, 91, 95, 96। ठीक है, 100 है, 100 को डिवाइड कर दो 5, 5 इंटू 5, 4। ठीक है, 4 डिवाइड होता है, डिवाइड हो रहा है कहीं? 5 डिवाइड हो रहा है, 5 स्क्वायर है ना, यहां हो रहा है, और 100 कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, लास्ट में देखो, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो 30 में 0 तो आ ही गया, तो 0 एक में आ गया तो सब में आ जाएगा, तो एक 0 तो कटेगा करेगा।
एक जीरो कट जाएगा, लेकिन दूसरे का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है 85 इंटू 87 निकालो, फिर 89 निकालो, फिर 91 निकालो, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर वो लंबा हो जाएगा बहुत। तो उसमें आप अगर वैसे करोगे, या फिर आप डिवाइड करके देख लो, या फिर एक काम करो, नहीं समझ में आ रहा है तो जो डिवाइड कर सकते हो कर लो। 5 से डिवाइड कर लिया, 5 से डिवाइड किया कितना हो गया 20, ये हो गया 17, फिर आपको दिखा अच्छा एक और 5 से डिवाइड हो रहा है, ये हो गया 19, ये हो गया 4, फिर आपने कहा 96 टू 48 टू 24, ठीक है ना। तो आप इस यू कैन राइट दिस इज अ इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो अभी आप यहां जब बाहर पेपर सॉल्व करोगे तो निकलेगा, वहां पे दिक्कत होती है, बट इफ यू प्रैक्टिस एंड गो विद अ सर्टेन प्लानिंग यू कैन डू दैट। सीसैट मैथ्स और रीजनिंग को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो एंड प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें हो जाएंगी, थ्रेशोल्ड हमें क्रॉस करना है। चलिए ये सवाल लगाइए, दिस इज मॉडरेट क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं कितने देर में सॉल्व कर पाते हैं। लेट्स अज्यूम दिख रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टीसैट का मतलब प्रैक्टिस, नहीं निकलेगा यही होगा ना, देश निकाला थोड़ी हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है। तो सीसैट को हवा मत बनाइए, प्रैक्टिस करिए, एफर्ट करिए, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। Running around coachings and running around people will not do. Just understanding basic concepts, applying them and practicing a lot will make a difference. कितने लोग इस तरह के सवाल लगा चुके हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड सच क्वेश्चंस? अब देखो एकदम से मैथ्स रीजनिंग आ गया तो सॉल्व करने में दिक्कत होगी, बट लेट्स से आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ है तो ये सवाल बहुत जल्दी निकलेगा। तो नेचुरली मैं आपको एक आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट पेपर ऐसा आता है, अगर आप पेपर को ढंग से देखोगे तो ऐसा लगे कि हाँ एफर्ट से हम लोग वी कैन अराइव एट अ राइट आंसर, बट ओनली प्रैक्टिस इज नीडेड, बट दिस प्रैक्टिस विल रिक्वायर 3 to 4 months मिनिमम। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब ये क्या है, पहले ए वर्क करेगा, ए बी सी इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 16 एंड यानी 8 days 16 days एंड 12 days। ए अलोन वर्क्स मंडे, बी अलोन वर्क्स ट्यूसडे, सी अलोन वर्क वेंसडे, देन ए अलोन वर्क्स ऑन थर्सडे। मतलब ए अब ऐसे वर्क करेंगे, एक दिन ए एक दिन बी एक दिन सी एक दिन फिर ए बी सी, ऐसे ही वो काम करेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए एक दिन में कितना काम करता है ए, एक दिन में ए कितना काम करता है, 1/8। एक दिन में बी कितना काम करता है, 1/, सी कितना करता है, 1/12। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जब आपको कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तीनों का। एलसीएम तीनों कितना आएगा, 32 नहीं आएगा ना, तीनों डिवाइड होने चाहिए ना लोएस्ट। 48 बोला तुमने, 24 नहीं होगा, 48 आएगा, ठीक है। तो 48 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 48 यूनिट्स चाहिए, इतना हमारा काम है 48 यूनिट।
ठीक है, अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 48 आता है। तो बेसिकली एक 8 दिन में, दूसरा 16 दिन में, तीसरा 12 दिन के अंदर। तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना होगा, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम, छोड़ देते हैं फिलहाल। तो इफ यू डू द एलसीएम यू गेट 48 यूनिट। तो हमें 48 यूनिट का काम करना है। ठीक है, अब 48 यूनिट में ए करता है, ए का एक दिन का कितना है, वन डे का ए का कितना है, ए का 48/8 इज 6 यूनिट। बी का कितना हो गया, बी का वन डे 16/3 3 यूनिट। सी कितना करता है 4 यूनिट्स। तीनों का यूनिट ऐड कर दें कितना हो गया 13 यूनिट। ठीक है, यानी 48 यूनिट करना है। ए बी सी, जब एक दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है, तो 13 यूनिट होता है। तो ए बी सी, अब अगर इसको 13 इंटू 4 तो 52 हो जाता है, यानी 3 इंटू 4, यानी 12 दिन से पहले काम होगा, 12 दिन से पहले काम खत्म हो जाएगा। 9 डेज में कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये 1 डे 2 डे 3 डे, 3 हो गया, फिर 3 और ऐड कर देंगे, 3 और डे हो गया, फिर और 3 डे हो गया, तो कितना हो गया 9 डेज हो गया। 9 डेज में 13 यूनिट, 3 डेज में 13 13 13 यानी 39 यूनिट। 9 डेज में कितना हो जाएगा भाई, 3 दिन में 13 यूनिट, तो 9 डेज में 39 यूनिट। कितना करना है 48 यूनिट। अब वापस ए पे जाते हैं। ए कितने दिन में, एक दिन में कितना ए करता है 6 यूनिट, यानी 39 प्लस 6 वुड बी 45 यूनिट। यानी 10th डे खत्म होने के बाद भी 45 यूनिट ही कंप्लीट हुआ है, 3 यूनिट्स आर स्टिल देयर। ठीक है, यानी ऑन 11th डे काम खत्म होगा, बिकॉज बी का 3 यूनिट करना होगा। सो आंसर इज द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। ए बी सी, ए बी सी, तो आंसर ए क्या होगा, ये सही होगा या गलत होगा, सही होगा। ये क्या है 11th डे होगा, तो आंसर इज ए ओनली। तो ऐसे क्वेश्चन निकल जाएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा। देयर इज अ डिफाइंड प्रोसेस। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, दे हैव गॉन वन लेवल अबव। इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करके एनालिटिकल, उसके एनालिटिकल लेवल पे चले गए हैं। एंड दे आर आस्किंग यू टू सॉल्व 2 क्वेश्चन द सेम क्वेश्चन। आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स हैव टू बी डन। इस सवाल के अंदर 2 सवाल हैं, तो इसलिए टाइम बढ़ जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर देयर आर हाई प्रायोरिटी एरियाज, दीज आर हाई प्रायोरिटी एरियाज। परसेंटेज लॉस, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, टाइम डिस्टेंस वर्क, लीनियर इक्वेशन, नंबर सिस्टम। ठीक है, फिर ये लो प्रायोरिटी है, बट पिछले 2 साल में यहां से भी सवाल आ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पीएनसी से सवाल आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से सवाल आ रहे हैं। 2 years ago these were low probability, now they are getting into higher probability। बट पीएनसी और ये एरियाज में मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत यहाँ फाइट मत मारिएगा। बेसिक एक दो, एक लेवल या मैक्सिमम 2 लेवल पे जाइएगा, डोंट गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज फिर वो इसमें बहुत केसेस बनते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, और फिर वो अननेसेसरी का टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी, आउटकम नहीं निकलेगा। पीपल हु आर गुड इन मैथ्स दे कैन डू दैट। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ 1/3 नंबर लाना है, वो भी नहीं निकल रहा है। क्यों? बिकॉज प्रोबेबली मेरी प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी है उसमें गैप है। ऐसा नहीं है कि सबकी स्ट्रैटेजी में गैप है, कई गलतियां हो जाती हैं, स्ट्रैटेजिक एरर हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स आ जाते हैं, प्रेशर में आके आप गलती कर देते हो, एंड दैट इज वेयर व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट द चांस ऑफ यू मेकिंग मिस्टेक वुड बी लेसर। ठीक है, सो दीज आर द एरियाज जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस रेगुलर पूछ रहा है। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, टेबल्स, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, वेन डायग्राम। इट इज एक्सटेंशन ऑफ क्यूए, और यहां पे प्रैक्टिस करना होगा। इनफैक्ट प्रैक्टिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। मैथ्स, रीजनिंग के हर टॉपिक को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। एंड यू ऑल्सो नीड टू नो कि इस टॉपिक का रेलेवेंस क्या है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, स्पेशली लास्ट 5 ईयर। अगर वहां पे लास्ट 5-6 साल के अंदर वो क्वेश्चन आए हैं उस एरिया से, तो वो आप टॉपिक को करेंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप शायद थोड़ा लो प्रायोरिटी देंगे, बट करेंगे फिर भी। फॉर एग्जाम्पल इंटरपर्सनल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, इस पे सवाल नहीं आए हैं, बट एकदम से आ गए तो मे बी 2 सवाल दे दिए। डिसीजन मेकिंग दे आर नॉट आस्किंग बिकॉज वो एथिक्स का पेपर ऐड हो गया है। एथिक्स के पेपर में वही काम करना होता है जो आप डिसीजन मेकिंग में कर रहे हो।
सो प्रोबेबली दे हैव एलिमिनेटेड दैट पार्ट। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट्स अ टफ क्वेश्चन, इट्स नॉट अ इजी वन। आंसर आ गया? चेक करके देखें। तो बड़ा बड़ा तुम लोग बॉटल लेके आते हो, है ना। d इक्वल टू 1, 3 7 1 1 1, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा इसका? 3 7 1 1। तो ये 3 7 ABC आना चाहिए ना, 3 डिजिट नंबर आना चाहिए। 2 2 तो डिवाइड ही नहीं होगा। अच्छा 3 7 डू, अच्छा D को 2 ले लेते हैं। 3 7 2 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 डिजिट नंबर नहीं आएगा। 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं आएगा। 4 से करते हैं, 3 7 3 7 4 4 अपॉन 4 कितना आएगा बताइए? 9 3 6। ए बी 9 3 18 आ गया, राइट। 9 3 6, तीनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। एक सेकंड रुक जाते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी? अगर a को ABC, ये हो जाएगा 18। d क्या है हमारा यहाँ पर? 4। चारों अलग हैं, चारों अलग हैं। इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, राइट। यानी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 936 को, तो क्या आ जाएगा? 3744 आ जाएगा ना। यही आएगा, 93624 वुड बी, यानी सारे कंडीशन मीट हो रहे हैं। लेकिन अभी हमने ये भी देखना है कि भाई अब 5 लेके देखते हैं। लेट्स टेक 5। 4 से तो आ रहा है, 4 से तो आ रहा है। अब 5 लेके देखेंगे, 6 लेके देखेंगे, 7 लेके देखेंगे, 8 लेके देखेंगे, 9 लेके देखेंगे, और फिर देखेंगे कि सारे में मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अब मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, 5 से आ रहा है, करके देखो। 3755/5 कितना हो जाएगा? 731, 731, सॉरी 7, हाँ 751, सॉरी। तो 751 ABC है, 5 कॉमन हो गया ना, तो ये तो नहीं होगा भाई। 751 ABC और 5 आपका D हो गया, तो चारों अलग होने चाहिए। ABCD शुड बी डिफरेंट नॉन जीरो नंबर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, 5 से नहीं हो रहा है। 6 से देखो, 3766 अपॉन 6 डिवाइड होता है? नहीं हो रहा, डिवाइड ही नहीं हो रहा है, डिवाइड ही नहीं हो रहा है। 6 से डिवाइड, 7 से डिवाइड करो, हो रहा है? 7 से भी नहीं होगा। 8 से हो रहा है? अरे करके देखो ना, मेरा शकल देख रहे हो? मुझे मुझे देना है क्या यूपीएससी का प्रीलिम्स? हाँ, 7 से करो, 7 से होगा कि नहीं होगा? 7 5 तो 35, 27 नहीं होगा। 8 से और 9 से, तो आंसर क्या होगा इसमें? ए इज द आंसर। करके देख लो, मतलब मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, मैं मान ले रहा हूं, मैंने 7 8 9 अभी चेक नहीं किया। अगर तीनों से नहीं आता है, अगर दो आंसर आते हैं तो आंसर डी होगा, अगर एक ही आंसर आ रहा है तो आंसर ए होगा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कमिंग विथ 5 बट ऑल डिजिट्स आर नॉट डिफरेंट। हाँ, तो 5 से आ रहा है और 4 से आ रहा है, बट 4 से डिजिट डिफरेंट आ रहे हैं और 5 से डिजिट डिफरेंट नहीं आ रहे हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? नहीं समझ में आया? ये प्रैक्टिस से आएगा बेटा, मतलब मैं इसलिए सॉल्व कर पा रहा हूँ बिकॉज मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मुझे मेरा मैथ्स ठीक है ना। और तुम्हारी क्लास लेने से पहले मैं 3 4 साल के पेपर मैंने बैठ के बहुत सारे ऐसे रैंडमली क्वेश्चन उठा के सॉल्व किए थे। वैसे मैं क्लास नहीं लूंगा, चिंता मत करो, है ना, वो दैट इज नॉट, आई विल नॉट टेक द क्लास, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। हाँ, ये सवाल तो, ये तो मतलब करना ही नहीं है सवाल। दिस इज अ टफ क्वेश्चन। आप 3 4 5 6, पहला 5 मिनट चला गया और उसमें से गलती से कंफ्यूजन हुआ, प्रेशर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल को देख के प्रणाम करके पैर छू के आगे बढ़ जाओ। हाँ भाई ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ट्रायल एरर से ही होगा। हम इसमें फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं, बट ट्रायल एरर से ही हम लोग टेस्ट करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तब तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, वो तो और भी मुश्किल हो जाएगा। इफ यू गो बाई नॉर्मल तो हम ट्राई एरर ही करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो मैंने ऐसी 5 6 सवाल आपको दिए ताकि सॉल्व किए। सो यू गॉट अ, क्या फीलिंग आया कि सवाल निकाल सकते हैं हम लोग? कहो सर आप खड़े होके लगवा रहे हैं तो निकल जा रहे हैं, ठीक है। वेल बात भी सही है, हम खड़े होके लगवा रहे हैं तो निकल जा रहे हैं, जब आप लगाओगे तो भी निकलेंगे, बट इट विल रिक्वायर प्रैक्टिस। जिसका एक बेसिक नैक होता है मैथ्स रीजनिंग का, जैसे मेरे अंदर वो नैक है, तो मतलब आई एम रिलेटेड। मैं आरसी में कंफर्टेबल कम हूं, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल इन एलआर एंड क्वांट पार्ट। मतलब बट पेपर देख के मुझे ये समझ में आया कि मैं भी अगर बिना प्रैक्टिस के जाऊं और सिर्फ पेपर उठा लूं तो मैं भी कट ऑफ नहीं निकाल पाऊंगा। आई रिक्वायर 2 3 months ऑफ एफर्ट, इवन दो आई हैव बीन गुड इन मैथ्स राइट सिंस माई बिगनिंग टिल माई इंजीनियरिंग। मैथ्स वन ऑफ द मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, बोर्ड में 10th में 12th में हमेशा 95 98 नंबर आते थे। तो कहने का मतलब, तो वो मुझे एक एडवांटेज था, मेरा इंटरेस्ट भी था, बट दैट विल नॉट अप्लाई। मेरा आरसी कमजोर था, आरसी वॉज वीक, वहां पे मेरा एक्यूरेसी कम रहता था, तो मैं उसको कम लगाता था। मैथ्स रीजनिंग में मैं ज्यादा रिलाई करता था। मैं सी सैट की बात कर रहा हूँ, एट गिवन सी सैट 2 बार मैंने दिया है, 11 में और 15 में। 15 में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल गया था। तो दोनों टाइम 100 से ऊपर थे, 110, एक में एक बार तो 120 के आसपास स्कोर था, बट बिकॉज पेपर वो इजी था उस वक्त जब ठीक ठाक अगर तैयारी करते थे तो सीधा निकल जाता था। बट नाउ पेपर हैज बिकम टफर। तो इवन पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड मैथ्स बैकग्राउंड, यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, फिर भी आपको 2 महीना 3 महीना करना होगा।
जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनको 4 से 5 महीने का एफर्ट करना होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। क्लासेस जो होंगी उसमें बेसिक असाइनमेंट को करिएगा, थोड़ा स्ट्रगल करिएगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा पेपर टफ कहाँ है, पेपर इजी कहाँ है। सो यू वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीसैट यू विल अप्रेज योर जर्नी। आप अपनी जर्नी को अप्रेज करो कि मेरा मैथ्स में कौन सा एरिया मेरा मुझे कंफर्टेबल लगता है, कौन सा नहीं लगता है। यू ऑल्सो नीड टू सी क्वेश्चन पढ़ के आपका एक 10 सेकंड के अंदर आपका एक जजमेंट डेवलप होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ईजी है या टफ है, अटेम्प्टेबल है या नॉन अटेम्प्टेबल है। आई शुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही मैं घर से बाहर निकलूंगा, ऐसा ईगो पे नहीं लेना है। कई बार ये बच्चों के साथ होता है कि अरे अब तो लगा के छोड़ेंगे, होता है ना, चाय लाओ, चाय पी के लगा के छोड़ेंगे इसको, पर चला तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्रैक्टिकल होना है, 27 नंबर लेके आना है। जो निकल रहे हैं निकालो, जो नहीं निकल रहा है नहीं निकालो। सेकेंड राउंड में फिर आगे चेक कर लेना। हो सकता है आपने 25 ही 30 लगाए हैं, देन कम इन द सेकेंड राउंड एंड चेक 15 मोर क्वेश्चंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड। 45 47 से ऊपर मत जाइएगा। मेरा 50 को तो क्रॉस ही मत करिएगा, क्योंकि जो करंट ट्रेंड है पैटर्न का उसमें 50 सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है। बट 45 से नीचे भी नहीं जाना है। तो माई 45 to 50 वुड बी माई थ्रेशोल्ड अटेम्प्ट। 50 से ऊपर जाएंगे तो भी नेगेटिव हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर पीपल आई नो हु स्कोर वेरी वेल, 100 तक जाते हैं। आज के इस पेपर में भी वो 110 स्कोर किया है, बट फिर वो उनकी बात अलग है, वो गिफ्टेड है या फिर उनको एक सर्टेन एडवांटेज है। बट 99% पीपल विल बी इन द ब्रैकेट जिनको प्रैक्टिस से ही सीसैट निकलेगा। दैट विल अप्लाई टू 99% ऑफ द एस्पिरेंट। तो आप 99% में है या 1% में है, अपने आप से पूछ लीजिए। और मेरा मानना है कि हम सभी लोग ये ऑनलाइन ऑफलाइन इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, हम लोग उस 99% में है। अब वो 99% में हमारा परसेंट कितना है वो मुझे देखना पड़ेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीक हम लोग क्लास स्टार्ट होगा, रेगुलर रहेगा। हफ्ते में अभी 2 दिन होगा, फिर 3 दिन हो जाएगा। बाई एंड ऑफ फेब, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक हमको सीसैट का सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, जो बच्चे 25 का एग्जाम दे रहे हैं उनको भी अगर लगता है कि वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दे कैन टेक दैट कॉल। लेकिन ये कि कंटिन्यूटी फिर ब्रेक हो जाएगा। तो आपको फेब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपका कोर्स खत्म होगा, बट आपकी तैयारी 26 मई तक 25 मई शाम तक चलती रहनी चाहिए, तभी सीसैट निकलेगा। व्हाट डू यू डू, पहला तो आपको सीसैट के 5 साल के पेपर अपने सामने रखने होंगे। जैसे ही आपने कोई टॉपिक लगाया, टाइम डिस्टेंस स्पीड लगाया, नंबर सिस्टम लगाया, अरिथमेटिक या फिर कोई भी टॉपिक लगाया आपने, रीजनिंग आपने प्रैक्टिस किया, तो सी द क्वेश्चन दैट आर कमिंग, ट्राई टू सॉल्व देम। क्वेश्चन गलत होगा शुरू में, घबराइएगा नहीं। 1 गलत होगा, 2 गलत होगा, 10 गलत होगा, 15 गलत होगा। गलत शुरू में 2 महीने में गलत ही गलत होंगे, फिर उसी में से एक सवाल सही निकलेगा तो आपको विश्वास आएगा। राइट, सो फर्स्ट इज यू हैव टू सी द लास्ट 5 ईयर पेपर। रैंडम टेस्ट मत लगाइएगा, डोंट सॉल्व रैंडम क्वेश्चंस, बिकॉज अगर आप रैंडमली कोई भी सवाल कहीं से उठा के लगा दे रहे हैं तो उससे फायदा नहीं मिलेगा। यू नीड टू नो व्हाट इज द लेवल ऑफ यूपीएससी। हाँ, जब आप स्टार्ट करते हो तो यू स्टार्ट विद बिगिनिंग क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। बट आपको वो वहां से बेसिक क्वेश्चन से लेके आपको प्रीलिम्स के जो लेवल है उस तक पहुंचना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जो सीसैट के पेपर्स आ रहे हैं ये सही नहीं है। दिस इज नॉट मतलब यूपीएससी के जो लोग भी इस पेपर को बना रहे हैं, मतलब आई थिंक दे शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग कि भाई इस पेपर में बहुत सारे अच्छे बच्चे एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। द लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट्स गेट एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ सच पेपर, बिकॉज ये पेपर टफ है। इसमें कई पेपर मैंने भी कैट की तैयारी की थी, उसमें भी मेरे 95 परसेंटाइल से ऊपर आए थे एक पढ़ाई करके, जब जॉब में थे तब की बात बता रहा हूँ। तो उस लेवल के क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो मतलब कैट इज अ एग्जाम जिसमें आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी अच्छी परसेंटाइल आएगी। एंड वी कांट, एंड यूपीएससी इज जर्नलाइज्ड कंपटीशन, एवरेज कंपटीशन है पूरे इंडिया के लिए। तो आप 10th लेवल की मैथ कह रहे हो और यहाँ पे आप तो 12th लेवल की, मतलब 10th लेवल से 2 लेवल ऊपर चले गए हो। इतनी मैथ्स की जरूरत नहीं है सर्विस में, इतना वहाँ नंबर सिस्टम सॉल्व नहीं करना पड़ता है, वहाँ ह्यूमनिस्टिक और इमोशनल क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जो लोग भी वो पेपर बना रहे हैं, अगर वो मेरी बात सुन पा रहे हैं
मुझे नहीं पता मेरी बात सुन पा रहे हैं, लेकिन अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो मैं उनको कह रहा हूँ भाई थोड़ा देखिए, मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स के फेवर में नहीं है ऐसे पेपर। ये एलिमिनेशन राउंड है मानते हैं, बट दिस पेपर इज वे टू टफ। आपको थोड़ा कंसिडरेट होना पड़ेगा, एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ठीक है। अच्छे रखिए क्वेश्चन, लेकिन अब ऐसा भी मत रखिए कि सवाल निकले ही ना, आदमी घबरा जाए। उसके लिए जितनी आप अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे उतना बच्चा कोचिंग्स की तरफ भागेगा, उतना इधर उधर हाथ पैर मारेगा। आप सीसा एनसीईआरटी के 10th लेवल तक जाइए ना, कौन मना कर रहा है। हम्म। तो वही तो है ना, ये तो गेम है ना। अगर वो साइकोलॉजिकली खेल रहे हैं तो आप इस बात को समझो और उसका एडवांटेज उनको मत लेने दो। प्रीलिम्स इज एलिमिनेशन राउंड, प्योर एलिमिनेशन राउंड। यहाँ उनकी जो है भावना आपसे बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है, अभावना है, एपैथी रहती है, देर सिंपथी कोई नहीं करेगा। और कल को आप नहीं निकलेंगे लाइफ में, या निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, देर आर नो अलाबाइज। मुझे बच्चे सर सीसैट से रह गया, अंदर से हमको मन में गुस्सा आता है, अच्छा अब ये सब एक्सक्यूज मत दो, नहीं निकला नहीं निकला। यू कैन ब्लेम द सिस्टम बट यू कांट डू एनीथिंग। हमको अपनी प्रोफिशिएंसी को इंप्रूव करके सीसैट को क्रैक करना है, दैट्स इट, बात खत्म। उसके लिए मुझे 2 घंटा रात में अधिक तेल जलाना होगा, जलाएंगे। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। देर आर लाइफ में देर आर नो एलाबाइज फॉर नॉन परफॉर्मेंस। अगर आप उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाए, यू आर आउट। ये रियलिटी है, लाइफ की रियलिटी है। लक, डेस्टिनी, ये सारी चीजें होती हैं, वहां भी हो सकती हैं, आपके साथ वो फेवर नहीं भी कर सकती हैं। बट हम अपने हिस्से की ईमानदारी मेरी होनी चाहिए पूरी। यू शुड नॉट लुक बैक एंड टेल योर सेल्फ कि मेरी तैयारी में मेरा मेहनत कम था, ये नहीं होना चाहिए। मेरे एफर्ट्स कम थे, वो नहीं होना चाहिए। ओके। तो आपको मिनिमम सेक्शनल टेस्ट एटलीस्ट 8-10 सेक्शनल टेस्ट आप लगाइए, सेक्शन वाइज लगाइए। सीसैट के मिनिमम 5 सवाल लगाइए, सीसैट के टेस्ट लगाइए। वर्किंग स्ट्रैटेजी में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ पता है आपको, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होने चाहिए। एज आई सेड, कट ऑफ ऑलरेडी हमारा डिफाइंड है, आई हैव टू स्कोर 27 मिनिमम, ठीक है, यानी 67 मार्क्स, ठीक है। 27 कितने में, 80 में, यानी 27 नेट स्कोर आना चाहिए इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग, +3, मतलब सॉरी 1/3 +1 या 2/3। नंबर ऑफ अटेम्प्ट 45 मिनिमम होना चाहिए। अब मैं पहले मैं मैक्सिमम डिफाइन नहीं करता था, इस साल के ऊपर देखो मैं मैक्सिमम भी डिफाइन कर देता हूं। पेपर आपको ज्यादा आता है तो भी आप 50 साल सवाल लगाइए, डोंट ट्राई टू सॉल्व 51 क्वेश्चंस। 50 को ढंग से लगाइए और 27 के बेंचमार्क को क्रॉस करिए। एक्यूरेसी को आप 75-80% तक लेके जा सकते हैं 50 में, वेल एंड गुड, परफेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। डिसाइडिंग सेक्शंस, दिस इज सब्जेक्टिव। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश में बैन कर सकते हैं, बट यू कांट स्किप मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग के जो इजी सवाल है वो आपको सॉल्व करने होंगे, irrespective of the fact whether your English is good or not. If your English is good, good for you. But again on that final day आप इंग्लिश में भी अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आप इंग्लिश में भी वहां गलतियां करके आ सकते हैं, और यूपीएससी का की एग्जाम के बाद आता है, तो यानी आप उसको कंटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। सो आई हैव टू मेक श्योर दैट इन एवरी सेक्शन, LRTI हर सेक्शन में मेरा एक बेसिक प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। वन सेक्शन वेर आई एम गुड, इट माइट गिव एन एडवांटेज। मान लीजिए आपका आरसी अच्छा है, बट उस साल इन पर्टिकुलर आरसी टफ आया, मान लीजिए, तो आपका स्कोर नीचे जाएगा, तो मैथ्स रीजनिंग वाले को फायदा मिल सकता है। बट यहां पे डेलिबरेटली वो क्या कर रहे हैं, हर सेक्शन को टफ बना रहे हैं, बट विद इन दैट टफ एरियाज देयर आर एरियाज और क्वेश्चंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड इजीली। तो आपको स्ट्रैटेजी, प्लानिंग उस पर सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ओके, सो ये सब्जेक्टिव है। मेरा मानना है दैट इन ऑल 3 सेक्शंस, वेदर आरसी, LR और VA, VA मतलब वर्बल एबिलिटी इंग्लिश बोलते हैं, तो आरसी, इन तीनों सेक्शन के अंदर यू हैव टू डेवलप बेसिक प्रोफिशिएंसी। एक और चीज है,
हमको क्वालिफाइंग नंबर लाना है। तो क्वालिफाइंग नंबर का जो अप्रोच होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव नहीं रहेगा। इफ यू आर गोइंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव अप्रोच इट विल टेक टाइम। हो सकता है सीसैट अच्छे से निकल भी जाए, बट इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ अदर पेपर। मतलब जिस सेक्शन में, जैसे मान लीजिए पीएनसी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, या आपका प्रोबेबिलिटी है ना, ये ऐसे एरियाज हैं, दीज आर एरियाज जो बेसिक क्वेश्चन से लेकर टफ क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। सो पीपल हु आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, मैं उन लोग कहूंगा इसको इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इसका बेसिक सवाल आएगा तो वो सवाल होना चाहिए। बट इफ एडवांस क्वेश्चन कम इन दिस सेक्शन यू शुड स्किप इट इंटायरली, यानी आप अपने एफर्ट को वहां तक ही रखिए, बिकॉज आप एडवांस सवाल प्रोबेबिलिटी और पीएनसी में आप चाह के भी निकाल नहीं पाएंगे, बिकॉज दैट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट। अ लॉट विल डिपेंड ऑन आपका बेसिक्स कितना है और आपका मैथ्स में इंटरेस्ट कितना है। आपको नंबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? नंबर दिखते हैं, जिनका मैथ्स अच्छा होता है उनको नंबर दिखते हैं, वो माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो आपका स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमको, अगर वो मेरा स्ट्रेंथ नहीं है तो उस पर काम नहीं करेंगे। और हमको 27 नंबर ही लाना है, इवन इफ आई स्कोर 50 या 45 इट डज नॉट मैटर। तो हमारा एफर्ट इतना होना चाहिए, द एफर्ट शुड बी कमेंसरेट विद द रियलिटीज ऑफ द एग्जाम, वेयर आई रीच अ थ्रेशोल्ड ऑफ 31 के थ्रेशोल्ड पे हम पहुंच जाए और फाइनल डे भी उस गेम प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। आप समझ रहे हो? तो 45-50 से पेपर टफ में तो आप अटेम्प्ट कभी भी ज्यादा आपके नहीं होंगे। इज दैट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यहां हमको हर सेक्शन के अंदर एक बेसिक प्रोफिशिएंसी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है? कैन वी क्रैक सीसैट विदाउट मैथ्स? द आंसर इज नो, वी कांट क्रैक, बिकॉज फॉर दैट यू हैव टू स्किप मोर देन 40-45% ऑफ द पेपर, जो हम चांस नहीं ले सकते हैं। अगर आप 35-40-30-35 क्वेश्चन आप स्किप करना चाहते हो तो 45 में से फिर आप 45 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, ये कहाँ संभव है? तो मैथ्स और रीजनिंग करना तो पड़ेगा, बट वी कैन डिसाइड द एरिया। एक बेसिक मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई आपका 150 दिन है मान लीजिए, सो इफेक्टिवली पीपल विद विद जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनको 400-500 घंटे मुझे हिसाब से देना चाहिए। आज से शुरू हम लोग करेंगे, मतलब अभी से शुरू करते हैं, टिल मई तक की मैं बात कर रहा हूँ, इतना आपको एफर्ट करना है। ठीक है? और सो प्रायोरिटाइज एरियाज, डेवलप बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पहले कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दीजिएगा, डोंट ट्राई टू गो टू द एडवांस लेवल। एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके धीरे धीरे वहां तक आप पहुंचोगे। अभी क्या बेसिक्स को डेवलप करना है, बेसिक परसेंटेज निकालना, बेसिक टेबल्स। कितने लोगों को 9 का टेबल याद है? कितने लोगों को यहाँ 9 टेबल का टेबल याद है? हाउ मेनी इफ यू रिमेंबर द टेबल ऑफ 14? 19 का टेबल कितने लोग कर लेंगे? हाँ, ठीक है। 9 बोला तो आधे लोगों ने निकाल उठा दिया। 13? चलिए, तो टेबल याद करना मतलब थोड़ी ना टेबल याद करना है, मतलब आपका माइंड का जो कैलकुलेशन स्पीड है वो उस लेवल पे पहुंच जाए। और रिमेंबर, हर चीज आपको सॉल्व नहीं करनी है, यू हैव टू लर्न टू डू दैट। ठीक है? तो जैसे मान लो, अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ 45 × 43। ठीक है? आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है? तो अब इसको एक सॉल्व करने का तरीका है कि इनको एक्चुअली मल्टीप्लाई करें। दूसरा यह कि 45 इंटू इसको सॉल्व कर दें। डिपेंड करता है, स्क्वायर का मेथड आपको पता है? अगर पता है तो यू कैन अराइव इट। कितना होगा? इतना ही होगा। यही आएगा। हम्म, ठीक है? तो मतलब ये सब ट्रिक्स है, ये सब करोगे तो आएगा प्रैक्टिस से। ऐसा थोड़ी कि अब हम याद करके आए हैं ट्रिक्स। अब वैदिक मैथमेटिक्स थोड़ी सीखने जाएंगे, अब जिनको थोड़ा बहुत आता है वो कर लेंगे। बट हमको हमको ढूंढने पड़ेंगे कि मेरा मेथड कैलकुलेशन कैसे इजी हो, यू नो, वो सब हमको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। एंड दैट विल कम थ्रू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी।
ठीक है। सोर्स मटेरियल क्या होना चाहिए? बहुत सारे मार्केटिंग मटेरियल हैं, बहुत सारे गाइड्स हैं, कुछ लोग ये किताब कहते हैं, वो किताब कहते हैं, बहुत सारे लोग एसएससी और बैंक पीओ के हैवी मटेरियल्स की बात करते हैं। तो नेचुरली देर आर नो, मैं मानता हूँ कि भाई गाइड्स तो बहुत सारी हैं, कोई भी गाइड आप एक ले लीजिए, कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए, इट शुड कवर ऑल द एरिया, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन होने चाहिए, एमसीक्यूज होने चाहिए। हम लोग भी 3 बुकलेट प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें और क्वेश्चंस को हैंडआउट्स काफ़ी देंगे, तो सॉल्व भी करेंगे। तो मेनली क्या है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। कोई सवाल किसी के? एनी क्वेश्चन एनीबडी हैज? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीबडी हैज एनी डाउट्स? हाँ बेटा। हम्म। 26 मतलब समझ। 26 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करते हो, और ऑन एन एवरेज 15 to 19 तुम्हारे करेक्ट होते हैं। ये कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं? अच्छा, ये पैसेज इंग्लिश की बात कर रहे हो? ठीक है। इसमें कितना टाइम लगना चाहिए? अब ये पैसेज कितने तरह के, ये सिंगल वाले हैं या डबल वाले हैं या ट्रिपल वाले हैं? ओके, मिक्स है। मतलब 1 आवर, 1 आवर 10 मिनट्स, हम 2600 क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स, डिपेंड करता है, इतना हम मान सकते हैं। ऑल्सो इट डिपेंड्स कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है उसमें, क्योंकि आरसी में टाइम लगता है, मैथ्स रीजन अगेन इट इज वेरी सब्जेक्टिव। मैंने कई बच्चों को देखा है जिनका आरसी अच्छा होता है ना, वो टाइम उनको उसमें भी नहीं लगता है, फिल्टरिंग फिल्टर कर पाते हैं, दे हैव टेक्निक्स एंड ट्रिक्स टू अराइव एट द राइट वेज ऑफ आंसर। जिनका मैथ्स अच्छा है वो देख के हाँ ये नहीं, ये नहीं, ये सही होगा, ठीक है। बट वैसे सवाल अब आना बंद हो गए सी सेट में, पहले आते थे, हम लोग ने जब दिया तो आते थे। 2 लाइन लगाया, तीसरे लाइन में सवाल, पेन उठाया, 2 मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, आ गया आंसर। मतलब मेरा ही मानना है कि एक्यूरेसी शुड बी 75%। यानी इस 75% इसका मान लो कितना हो गया, 20, 18, 20, तो सही होने चाहिए। मतलब 75 लोअर साइड पे, 70 भी हो सकता है, ठीक है, बट 70 से तो मतलब बॉर्डर पे रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अटेम्प्ट 26 बहुत हायर साइड नहीं जाएगा ना, तो एक्यूरेसी इसी में होनी चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? तो ये ओरिएंटेशन आज खत्म होता है, क्लासेस स्टार्ट होंगी नेक्स्ट वीक से। मैं आपको बता देता हूँ शेड्यूल, मेनली वेंसडे और थर्सडे को रहेगा, और अभी 2 दिन होगा क्लासेस हफ्ते में, इसी टाइम दोपहर में रखेंगे, और गोइंग फॉरवर्ड जो है वो फिर 3 दिन कर देंगे, विल हैव 3 days ऑफ क्लासेस। अभी 2-3 हफ्ते दो दो रहेगा, फिर हम 3 days कर देंगे, और विल टारगेट अराउंड 80 आवर्स, 80-85 आवर्स का एफर्ट रहेगा। उसमें भी अगर कहीं कंसर्न होगा, कहीं लगता है किसी टॉपिक में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हम घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बढ़ाना होगा, तो वी आर कम्प्लीटली ओके विद दैट। सिर्फ आपकी चीज़ें, और होगा क्या कि जब बच्चे आप करते हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत, हैंडआउट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स करने होंगे। अदरवाइज क्या होगा कि वो फिर आप सिर्फ क्लास ही करोगे, क्लास करोगे। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। टीचर क्या करेगा, आपको टेक्निक्स बता देगा, ट्रिक्स बता देगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देगा, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग करा देगा, एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो वो बता देगा, ठीक है। तो यू विल हैव टू सी विच वर्क्स फॉर यू एंड यू हैव टू रीच देयर। सर, बैंकिंग क्वेश्चंस आर समवॉट सिमिलर, कैन वी प्रैक्टिस दोस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर सीसैट? पीयूष बेटा, आप सीसैट की तैयारी करने में आप पीवाईक्यूज ऑफ सीसैट को रेफरेंस पॉइंट मानिएगा। बैंकिंग के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व भी कर रहे हैं तो ट्राई टू सी एंड मैप इट, कि भाई ये क्वेश्चन जो बैंकिंग का है वो पीवाईक्यू से, मतलब सीसैट से मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं बिकॉज मैं ऐसे किसी एग्जाम के बारे में एडवाइस करना मेरे लिए ठीक नहीं है, राइट? तो मतलब जनवरी फर्स्ट वीक से,
ये मैं एडवाइस करूंगा। पेपर ऑप्शनल अगर आप कर रहे हो तो ऑप्शनल भी आपका 60 70 75% तो होना चाहिए एटलीस्ट। पेपर वन तो मतलब फिर वो फिर मेंस में रेस अगेंस्ट टाइम हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ 2 2 घंटा जो सी सैट पे 1 1.5 2 घंटा मतलब आइडेंटिफाई करके उस पर काम शुरू कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। हिंदी पे काम मुझे लगता है प्रीलिम्स के बाद कर लेंगे तो भी चलेगा। अभी हिंदी पे आप काम करोगे भी तो टुकड़ों में होगा और हो नहीं पाएगा। तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टाइम। जो बच्चे 25 में एग्जाम दे रहे हैं या 24 में दे रहे हैं, जो लोग भी दे रहे हैं, तो आपको अपने प्रिपरेशन का लेवल पता है। हिंदी ठीक करने का एक ही तरीका है, हिंदी का न्यूज़पेपर लगा लीजिए और डेली हिंदी के संपादकीय पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए और हिंदी रोज 2 पेज लिखिए। 2 पेज लिखना मतलब संपादकीय है उसी को कॉपी करिए, तो आपकी जितनी मात्राएं हैं कहाँ पे क्या होगा वो सब आपको रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि हिंदी छोड़े 10th के बाद हिंदी छूट गई है। तो हिंदी का तरीका ये है कि डेली 2 पेज हिंदी लिखिए। कुछ दिन लिखने के बाद कोशिश करिए कि अपने से लिखिए, अपने से ऐसे लिख लीजिए, गाय पे निबंध लिख के दिखाइए, है ना। गा- किया है ना बचपन में, गाय पे निबंध लिखो। तो यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स अगेन। यूपीएससी का जो मेंस का पेपर में हिंदी में गलती, मतलब अगर पेपर ठीक ठाक कराओगे तो मतलब फेल नहीं होते हैं, क्वालिफाई कर देते हैं। लेकिन मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए, ग्रामर गलत नहीं होना चाहिए। बेस नहीं नहीं, वैसा उतना नहीं जाते हैं, बेसिक जाते हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस गाइस। और किसी कोई सवाल है? फाइनल टिप्स, फाइनल टिप में यही है, प्रैक्टिस इज द की। डोंट गेट मोटिवेटेड डीमोटिवेटेड हैप्पी विद मॉक स्कोर्स। कई लोग के मॉक स्कोर अच्छे आते हैं, वहां पर स्कोर नहीं आता है। बट मॉक स्कोर से डीमोटिवेट भी मत होइए। Mock scores are not the final judgment of your preparation level. It is just a way to touch your maybe test your preparation level if रहा है। क्योंकि कोई भी मॉक सी सैट, क्योंकि देखिए ना, एक 20 या 30 लोगों की टीम 100 क्वेश्चन बना रही है और यहाँ पर वही 10 20 लोगों की टीम 4 5 हजार क्वेश्चन बना रही है, 6 हजार क्वेश्चन बना रही है। 100 पर डे वो 10 क्वेश्चन बना रहे हैं। तो दे कांट मैच द क्वालिटी ऑफ यूपीएससी। तो कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज भी अच्छे क्वेश्चन भी बनते होंगे तो उनका एक लिमिटेशन है। और अब मैंने पॉलिटी में देखा, लोग लक्ष्मीकांत से लाइन बाय लाइन पे सवाल बना देते हैं, बट यूपीएससी वैसे सवाल नहीं पूछता है। बट आप वो जज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं यूपीएससी में। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो रिलेटिवली एक अच्छी तैयारी वाले के लिए इजी जो क्वेश्चन जो कॉमन लोग सॉल्व कर लेते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। सिली मिस्टेक्स कम हो, एक्यूरेसीज आपकी इंप्रूव हो, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करिए। प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम। टफ इसलिए है बिकॉज प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइंड नहीं है। प्रीलिम्स इज समथिंग वेयर मतलब यूपीएससी कैन डू एनीथिंग। और स्पेशली करंट अफेयर 2016-17 के बाद जैसे आप मंथली मैगजीन मार्केट में पढ़ोगे तो वहां से करंट अफेयर आना बंद हो गए हैं। डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं, इंप्लाइड आते हैं। कुछ तो आएगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन मतलब उतना नहीं रहेगा जितना आपको लगता है। बट उस करंट अफेयर को आपने ढंग से पढ़ा होगा तो उसके इंफॉर्मेशन या अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चन निकाल लेते हो इनडायरेक्ट फॉर्म में। वो इम्प्लाइड होता है, डायरेक्टली यू कांट सॉल्व इट। द सेम विल अप्लाई इन अदर पार्ट्स ऑफ प्रिपरेशन आल्सो। सीसैट में जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो हो सकता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन वहां ना हो, बट उस कॉन्सेप्ट पे उस अप्लाई करके यू कैन अराइव एट द सोल्यूशन। आप सोचिए एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा तो वो नहीं आएगा, वो मत उम्मीद करिएगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। 14,464 लोगों ने निकाला है, तो वो 14,464 में आप भी हो सकते हैं। पेपर टफ हो या इजी हो, नंबर ऑफ पीपल हु आर क्रैकिंग द प्रीलिम्स रिमेन्स सेम। वो संख्या हमारे टाइम भी 13 14 हजार थी, अभी भी 13 14 हजार है। ठीक है। कट ऑफ नीचे जा रहा है बिकॉज पेपर टफ है। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, एक और चीज है, वन मोर थिंग। एक टेस्ट डिस्कशन जो प्रयास 1 है वो 5 बजे होगा आज। तो आपका नहीं है जो, हाँ, पॉलिटी का।
यहाँ नहीं होगा, मैं दूसरे वाले सेंटर पे लूंगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन आई विल शेयर द लिंक, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। इवन बच्चों